8th क्लास। पिछली कक्षा में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, तो ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, इसलिए तुमको ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत धीरे। और ये इसको दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ, शायद नहीं समझ में आया होगा, इसको फिर से अच्छे से समझो, है ना। 7वीं में तो तुमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो अपारदर्शी सतह पर होता है। अपारदर्शी मतलब जैसे दीवार है, लकड़ी है, जिनके आर पार हमको दिखाई नहीं देता, जिनके आर पार दिखाई नहीं देता वो अपारदर्शी कहलाता है। जिनके आर पार दिखाई नहीं देता वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी, है ना। और जिनके आर पार दिखाई देता है वो पारदर्शी। जैसे कांच के आर पार हमको दिखाई देता है, बीच में कांच है तो उसके उस पार हमको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? कि उस पार प्रकाश चला जाता है। पारदर्शी सतह जो होती है उसके दूसरी ओर प्रकाश चला जाता है, इसलिए हमको उस पार का दिखाई देता है, तो उसको पारदर्शी कहते हैं, है ना। लेकिन लकड़ी है, दीवार है, ये हमारे बीच में होती है यदि, तो दीवार के उस पार का हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस साइड प्रकाश नहीं पहुंचता। वो प्रकाश जो है वो दीवार से टकराकर वापस लौट जाता है। यदि उस पार प्रकाश चला जाता तो हमको दिखाई देता, ठीक है। जैसे कांच में से दिखाई देता है, क्योंकि कांच में से प्रकाश दूसरी ओर चला जाता है, इसलिए दिखाई देता है ना। लेकिन और जब प्रकाश जहाँ होगा वही तो वस्तु हमको दिखाई देगी ना। तो प्रकाश दूसरी ओर पहुंच ही नहीं रहा है तो कैसे दिखाई देगी, है ना। तो वो अपारदर्शी जो जिसके दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पा रहा है वो अपारदर्शी कहलाएगा। जैसे दीवार है, लकड़ी है ना, ये सब क्या है? अपारदर्शी हैं। तो प्रकाश इन अपारदर्शी सतह पर जब पड़ता है तो अब क्योंकि वो दूसरी ओर नहीं जा पा रहा है तो क्या करता है? वो सतह से टकराकर वापस लौटता है, ठीक है। सतह से टकराकर वापस लौटता है। जैसे गेंद को तुम लोग दीवार पर मारते हो, गेंद को दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है? वो दीवार से टकरा के वापस हमारे पास आ जाती है ना। इसी तरह से प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन समझना, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर है। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन। तो परावर्तन हमेशा अपारदर्शी सतह पर होता है, परावर्तन हमेशा अपारदर्शी सतह पर होता है, क्योंकि उसके दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, है ना। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं अपवर्तन, अपवर्तन जो होता है वो हमेशा पारदर्शी सतह पर होता है, ठीक है। अपवर्तन हमेशा पारदर्शी सतह पर होता है, जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है। ऐसे जैसे हवा, पानी, कांच, ये क्या है? ये पारदर्शी पदार्थ हैं। तो हवा, पानी, कांच जैसे जो पारदर्शी पदार्थ हैं उनको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? हवा, पानी, प्रकाश जैसे जो पारदर्शी पदार्थ हैं इनको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो इनके दूसरी ओर प्रकाश चला जाता है। अब तुमने देखा होगा कि जैसे एक बर्तन में या बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें यदि हम कोई लकड़ी डाल देते हैं, लकड़ी यहाँ पे ये लकड़ी डली हुई है ना, तो लकड़ी तो सीधी है, लेकिन जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमको ये यहाँ से थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। लगता है कि ये लकड़ी जो है ये यहाँ से तिरछी हो गई है, इस तरह से, है ना, तिरछी दिखाई देती है। इसी तरह से यदि इसमें हम पानी भरा हुआ है और इसमें हम सिक्का डाल दें, सिक्का तो नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे डला हुआ है सिक्का, लेकिन जब हम ऊपर से इसको देखते हैं तो ये पानी से कुछ ऊपर उठा हुआ, इस तरह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम से मतलब है हवा, पानी या कांच, ये 3 प्रकाशीय माध्यम हैं। हवा, पानी और कांच, ये 3 प्रकाशीय माध्यम हैं। इसमें हवा जो है ये विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम, है ना, क्योंकि हवा में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको विरल माध्यम बोलते हैं। पानी इससे सघन माध्यम है, हवा की अपेक्षा पानी जो है ये सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है, क्योंकि पानी में
हवा की अपेक्षा अणु पास पास होते हैं। हवा में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, पानी में अणु कुछ पास पास होते हैं, तो वो द्रव में घूमते रहते हैं। और कांच जो है ये ठोस है। कांच क्या है? ठोस है। तो ये सबसे अधिक सघन माध्यम है, क्योंकि कांच के अणु जो हैं वो एकदम पास पास होते हैं। अब हवा में विरल माध्यम है, तो इसके अणु जो होते हैं इस तरह से मतलब दूर दूर होते हैं। हवा के जो अणु हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और पूरे में इनको जितनी जगह मिलती है उतने पूरे में फैल जाते हैं, इसलिए विरल माध्यम है। पानी जो है सघन माध्यम है, इसके अणु दूर दूर जरूर होते हैं, मतलब इनके बीच में जगह होती है ना, लेकिन बर्तन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, बर्तन के अंदर ही रहते हैं। जितनी सतह में मतलब पानी की जो सतह है उसके अंदर ही रहेंगे अणु, है ना। दूर दूर होते हैं इसलिए इसके अंदर ही घूमते रहते हैं, है ना। कांच जो होता है इसके अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसलिए ये ठोस होता है ना। कांच ठोस है ना, और ठोस में अणु हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ये सघन माध्यम कहलाएगा, है ना। ये विरल है, ये उससे सघन है, और ये सबसे ज़्यादा सघन है, इसमें अणु बहुत पास पास होते हैं। तो ये तीनों क्या है? प्रकाशीय माध्यम है, क्योंकि तीनों के आर पार दिखाई देता है। हवा के भी दूसरी ओर हमको दिखाई देता है, पानी के दूसरी ओर भी दिखाई देता है, और कांच के दूसरी ओर भी दिखाई देता है हमको, है ना। इसलिए ये पारदर्शी माध्यम है, और इनको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिनमें से प्रकाश चला जाता है उनको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाश के बारे में ये भी पढ़ा होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यहाँ वहाँ मुड़ता नहीं है ना। यहाँ वहाँ मुड़ता नहीं है, ये 7वीं में पढ़ा था, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कांच ये जो माचिस की डिब्बी है, माचिस की खाली डिब्बी में एक प्रयोग बताया था। माचिस की खाली डिब्बी में एक ही जगह पर छेद करते हैं, एक ही जगह पर एक दूसरे मतलब एक के ऊपर एक माचिस की 3 डिब्बियाँ लेते हैं और एक के ऊपर एक रखकर उन्हें छेद करते हैं, है ना। और उनको खड़ा करते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और एक साइड मोमबत्ती रख देते हैं, दूसरी साइड से देखते हैं तो मोमबत्ती दिखाई देती है। तो मतलब इसलिए दिखाई देती है क्योंकि मोमबत्ती से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो सीधी उन जो होल किया था हमने, होल में से होते हुए हमारी आँख तक पहुँचती हैं, इसलिए हमको दिखाई देती हैं, है ना। लेकिन उनमें से एक डिब्बी को, है ना, जैसे ये है माचिस की डिब्बियाँ हैं, ये मान लो ये माचिस की डिब्बियाँ हैं, ये इस तरह से रखी हुई हैं, है ना, ये ऐसी रखी हुई हैं, और इनमें यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर मोमबत्ती लगा देते हैं, है ना। तो मोमबत्ती से चलने वाली प्रकाश किरणें इसमें से होते हुए हमारी आँख तक, यह यहाँ पर हमारी आँख है, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचती हैं, है ना। इसलिए हमको ये मोमबत्ती दिखाई देती है। अब इनमें से किसी एक को, मतलब ये है, जैसे अब नीचे बता देते हैं, ये है माचिस की डिब्बी, ये माचिस की डिब्बी ये यहाँ पे रखी हुई है ना। अब इनमें से एक को थोड़ा सा ऐसा खिसका देते हैं कि एक का होल यदि यहाँ पर है तो दूसरे का होल यहाँ पर है, ऐसी मतलब इनको थोड़ा सा खिसका देते हैं, ऐसी स्थिति में रखते हैं कि इनका जो होल है वो इस तरह से हो, इसका यहाँ पर है। अब यहाँ पे जो मोमबत्ती रखी हुई है, यहाँ पे जो मोमबत्ती रखी हुई है, अब देखो इससे चलने वाली प्रकाश किरण ये इससे चली और सीधी जाएगी वो, तो यहाँ पर तो होल है नहीं है, तो यहाँ पे रुक जाएगी, फिर दूसरी ओर नहीं जा पाएगी, क्योंकि होल नहीं है ना, होल तो नीचे आ गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। यदि सीधी रेखा में नहीं चलता तो ये यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही थी, ये प्रकाश आ रहा था, तो मुड़कर वो इसमें से होते हुए और ऐसे मुड़कर चला जाता, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा प्रयोग करके भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो हैं वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, इसलिए इनको जहाँ तक लाइन मिल रही है वहाँ तक ये जा रही हैं। अब यहाँ पे होल नहीं है उस पार जाने के लिए, तो ये यहीं पर रुक जाती हैं, तो इसलिए हमको फिर यहाँ से मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना। लेकिन इसके साथ मतलब ये भी है, एक ही माध्यम में सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। बात ये भी है कि प्रकाश हमेशा एक माध्यम में
सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यदि वो माध्यम बदलेगा, माध्यम बदल जाएगा, जैसे हवा से कांच में जाएगा या हवा से पानी में जाएगा, तो माध्यम बदल जाएगा। हवा विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, तो उसका रास्ता बदल जाता है ना। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका रास्ता बदल जाता है, मतलब वो मुड़ जाता है, दूसरा रास्ता बन जाता है। तो इसको कहते हैं अपवर्तन। माध्यम बदलने के कारण प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं, है ना। जैसे ये है, मान लो कांच है, ठीक है, ये कांच है। कांच क्या है? सघन माध्यम है ना, कांच है ये कांच है, और यहाँ पर हवा है, और यहाँ पर भी हवा है ना। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, ये देखो सीधी रेखा में आ रही है प्रकाश किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे। मतलब जो किरण पड़ती है, जो आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये हवा से आ रही है, हवा से आ रही है, यहाँ कांच तक पहुंची। अब क्या होगा? माध्यम बदल जाएगा, कांच सघन माध्यम है ना। तो अब यहाँ पे हम एक लंब डाल दें, यहाँ पर जहाँ इस जो आपतन बिंदु है, ये क्या है? आपतन बिंदु है, ओ नाम है इसका, है ना। ये आपतन बिंदु है, ठीक है। मतलब जहां पर आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपतन बिंदु पर यदि हम एक लंब डाल दें, ये लंब इसलिए डालते हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि प्रकाश किरण की दिशा क्या है, वो किस ओर मुड़ रही है, किस ओर जा रही है। जैसे अब देखो, ये हवा से यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जा रही है, तो इसका सीधा रास्ता क्या था? यदि सीधे हम बोलते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, एक ही माध्यम होता तो ये इस तरह से जाती, सीधा रास्ता इसका ये होता ना। लेकिन क्या हुआ? अब ये माध्यम बदल गया, है ना। कांच में जा रही है तो कांच सघन माध्यम है, तो क्या हुआ? ये इसका रास्ता बदल के, इसने अपना रास्ता बदल लिया और ये इस तरह से लंब की ओर मुड़ गई, ये लंब की ओर मुड़ गई इस तरह से, है ना। यहां जाना था उसको, यहां ना जाके ये इस साइड झुक गई, कहाँ? लंब की ओर। तो हम ये लंब इसलिए डाला है ताकि हम बता सकें कि प्रकाश किरण जो है वो कहाँ झुकी, लंब के पास या लंब से दूर, इसलिए ये लंब डाला जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें ये हमने देखा कि प्रकाश किरण हवा से यानी विरल माध्यम से कांच में यानी सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, ठीक है। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है हवा और कांच सघन माध्यम है, तो विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई। ये चित्र से यदि समझोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा, है ना। और जब भी ये पूछा जाएगा कि हवा प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो तुम ये चित्र तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा, तो तुमको बिल्कुल याद भी नहीं करना पड़ेगा और तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो हवा से देखो, हवा विरल है और कांच सघन माध्यम है, तो विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, इस साइड झुक गई, ठीक है। तो ये जो कहलाती है ये अपवर्तित किरण होती है। ये कौन सी है? अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन मतलब क्या? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना, है ना। ये अभिलंब की ओर झुक रही है तो उसका मुड़ना, ये अपवर्तन कहलाता है। ये झुक रही है ना, मतलब रास्ता इसने बदल लिया है, तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो इसलिए इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब ये क्या होगा? ये कांच सघन माध्यम है, इससे ये अब फिर हवा में जाएगी, हवा में आएगी, हवा फिर विरल माध्यम आ गया। अब यहाँ पर हम फिर एक लंब डाल देंगे, यहाँ पर फिर एक लंब डाल दिया, ये इस तरह से सीधा डालते हैं, बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाते हुए ये लंब डाल दिया, है ना। अब क्या होगा? अब इस हिसाब से जैसे ये किरण यहाँ से कांच से आ रही है, कांच से आती है तो इसका रास्ता ये होना चाहिए, सीधा सीधा यहाँ जाना चाहिए इसको, मतलब इसके हिसाब से नहीं देख रहे हैं हम,
ये तो आपतित किरण, इसका रास्ता तो ये हो गया था, ये था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई थी, है ना। लेकिन अब कांच के लिए अब ये कौन सी हो गई, जो अपवर्तित किरण थी, अब क्या हो गई, ये आपतित हो गई ना। मतलब हवा यहाँ बाहर निकलने के लिए ये आपतित हो गई। तो ये किरण जो है, इसका सीधा रास्ता, यही किरण जाएगी बाहर, तो इसका सीधा रास्ता ये था, है ना। लेकिन क्या होता है, ये कहाँ चली जाती है, इस साइड को चली जाती है, इधर चली जाती है। मतलब ये अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट गई। तो क्या हुआ, ये सघन से विरल माध्यम में, है ना, सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखो, ये इसका सीधा रास्ता, इसको समझो, ये यहाँ से कांच से आ रही है, ये किरण कांच से, तो इसका सीधा रास्ता ये था। यदि सीधी रेखा में चलती होती तो ये इस रास्ते पर जाती है ना। लेकिन क्योंकि अब कांच से हवा में जा रही है, यानी सघन से विरल माध्यम में जा रही है ना, तो इसका रास्ता बदल गया। ये अब इस रास्ते से मतलब कहाँ चली गई, अभिलंब से दूर हटी। तो लंब हमने डाला है, इसलिए हम बता पा रहे हैं कि ये कहाँ जा रही है, नहीं तो हम कैसे बताते कि कहाँ जा रही है ना। लंब इसीलिए डाला जाता है ताकि हम बता सकें, मतलब उसकी दिशा जो है वो बता सकें कि यहाँ पर वो अभिलंब की ओर झुक रही है, दिखाई दे रही है अभिलंब की ओर झुकी हुई, है ना, और यहाँ पे भी दिखाई दे रही है अभिलंब से दूर हट रही है ना। तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं अपवर्तन। ये ध्यान रखना है ना, पूछा जाता है ये प्रश्न कि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, जो बताया था हमने कि पानी में यदि सिक्का डालते हैं तो वो थोड़ा सा हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये देखो, ये इधर कटोरी में पहले ये सिक्का डाला, सिक्का तो नीचे डला हुआ है ना, ये नीचे डला हुआ है सिक्का। अब इसको यदि हम यहाँ से देखते हैं, मतलब ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा, तो फिर हम और थोड़ा सा झुक, यहाँ से देखेंगे तो दिखेगा सिक्का, है ना, फिर और थोड़ा सा झुक जाएंगे, इधर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो सिक्का पहले नहीं दिखेगा, सिक्का नहीं दिखेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे मतलब कोई और, हम तो अपनी जगह पर स्थिर हैं, वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अपने किसी फ्रेंड को जैसे बोलें कि वो कटोरी में और पानी डाल दे, तो वो पानी जैसे डालेगा कटोरी में, हम अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल। जहाँ हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से हमको सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ खड़े हैं जहाँ से सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है ना। और हम किसी ने उस कटोरी में और पानी डालना शुरू किया, तो देखते हैं कि हमको सिक्का दिखाई देने लगता है ना। तो उसी जगह पर खड़े खड़े पानी डालने पर हमको सिक्का दिखाई क्यों देने लगा, क्योंकि अभी तक जब पहले सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था तो क्या हो रहा था, कटोरी की दीवार के कारण, कटोरी की दीवार बीच में आ रही थी, इसलिए सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। लेकिन जब उसमें पानी डाल दिया तो क्या हुआ, इस सिक्के से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये यहाँ तक पहुँची, पानी की सतह तक, ये पानी की सतह यहाँ तक है ना। सिक्के से चलने वाली प्रकाश किरणें पानी की सतह तक पहुँची। अब तुम ये बोलो कि सिक्के से प्रकाश किरण कैसे निकली। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो कब, जब उस पर सूर्य का प्रकाश या कोई भी मतलब प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ने के बाद उससे टकराकर हमारी आँख पर पड़ता है, तब वो हमको वस्तु दिखाई देती है। तो ये प्रकाश जो है, प्रकाश सिक्के पर पड़ता है और सिक्के से टकराकर हमारी आँख पर पड़ता है, इसलिए हमको सिक्का दिखाई देता है। मतलब कोई भी वस्तु, जब उस पर कोई वस्तु यदि प्रकाश में रखी होगी तभी वो हमको दिखाई देगी, क्योंकि उस पर जब प्रकाश पड़ेगा
और उससे टकराकर हमारी आंख पर पड़ेगा तो वस्तु हमको दिखाई देगी, और उस पर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं तो वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी तक ये सिक्का इसलिए पहले दिख रहा था सिक्का, लेकिन जब हमने अपने आंख को ऐसी स्थिति में रखा कि सिक्का दिखाई देना बंद हो गया। क्यों दिखाई देना बंद हो गया? क्योंकि कटोरी की दीवार बीच में आ गई, है ना, इसलिए दिखाई देना बंद हो गया। अब जब उसमें पानी डाला तो क्या हुआ कि प्रकाश किरणें ये सिक्के से चलकर पानी की सतह तक पहुंची। ठीक है, तो पानी क्या है? हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। पानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। तो ये मालूम है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये देखो, यहाँ से प्रकाश किरण चली और यहाँ पानी की सतह तक पहुंची। ये पानी की सतह है, यहाँ तक पहुंची। अब इसको क्या करना था? ये सीधे जाना था, ऐसा, है ना, लेकिन सीधी नहीं गई ना, ये देखो झुक गई। तो कहाँ झुक गई? यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ये सतह है, यहाँ पर यदि हम एक लंब डाल दें तो हमको समझ में आएगा कि ये यहाँ ना जाकर इससे दूर हट गई है, अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक है, इसको सीधे रास्ते में ऐसे जाना था, तो ऐसे ना जाकर ये देखो, ये लंब है और लंब से ये दूर हट गई है। ठीक है, तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट गई और ये यहाँ पर हमारी आंख पर पड़ी। अब हम अपनी आंख से जब देखते हैं तो ये वाली जो किरण है वो सीधी रेखा में इधर जाती है, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है, इसलिए हमको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। हम अपनी आंख से यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटकर हमारी आंख पर पड़ी, इसी किरण को पीछे की तरफ यदि बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलती है, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। तो सिक्के का प्रतिबिंब यहाँ ऊपर बनता है। ठीक है, तो सिक्का दिखने लगा। ये क्या किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, मतलब पहले कटोरी के कारण प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जब पानी डाला तो पानी की सतह से किरण मुड़ गई और मुड़ के हमारी आंख पर पड़ी, इसलिए हमको सिक्का दिखने लगा। समझ में आया, है ना। प्रकाश किरण पहले हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि बीच में कटोरी की दीवार थी, तो हमारी किरण तक हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब पानी डाला तो प्रकाश किरण जो है पानी की सतह से मुड़ गई और मुड़ के हमारी आंख पर पड़ी, है ना, इसलिए अब हमको सिक्का दिखाई देने लगा। तो ये अपवर्तन के कारण है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन हम बताएंगे कि किस तरह से। ये मान लो ये है, इस तरह से एक कांच का गुटका रखा, एक कागज रखा टेबल पर, एक कागज रखा है, ये टेबल रखी है, टेबल पर एक सफ़ेद रंग का कागज बिछा दिया, रख दिया, है ना। अब उसके ऊपर ये कांच का गुटका रखा, है ना, और ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में इसको दोनों साइड से काले कागज से लपेट दिया है, एक छोटी सी जगह छोड़ दी, तो यहाँ पर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस पर पड़ रही हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी जगह मतलब छोड़ी है जिससे कि प्रकाश इसमें से आ सके, मतलब इस पर, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश इस पर पड़ेगा और टकराकर यहाँ पर आएगा, तो ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरण है, ये इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसको हम पहले इसमें बना के बता देते हैं। इसमें क्या है, ये जैसे ये कांच का गुटका है, ये अभी भी बताया था वैसे, लेकिन थोड़ा लिख के बता देते हैं। ये कांच का गुटका है, ये यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ये आ रही है। अब इसको हम नाम देते हैं ए बी प्रकाश किरण है, और ये इस यहाँ पर इस कांच से टकरा रही है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, है ना।
इस ये ए बी क्या है, ये आपतित किरण है, ये इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये कांच से टकरा रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, सॉरी इसको हमने उल्टा बना दिया, ये इधर आ रही है ऐसी, ये आ रही है प्रकाश किरण, ये इस पर आ रही है, ये इस तरह से, ये दिशा, ये तीर का निशान इसलिए बताते हैं कि दिशा दिखाता है कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, किस ओर जा रही है। तो ये हो गया। अब इस पर हम एक लंब डाल देते हैं, ये सीधा लंब डाल देते हैं, ये इस तरह से कि लंब डाल दिया। अब इसको हम नाम देते हैं M1 और इसको देते हैं M2, ये लंब डाला है ना। अब ये प्रकाश किरण जो है, ये जो आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु पर ये कांच से टकराई है ना। अब क्या होगा, ये कहाँ से जा रही है, हवा से, विरल माध्यम से। कांच में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है ना, सघन माध्यम में जा रही है। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है, ये देखो अभिलंब की ओर झुक गई है, ये देखो है ना। M2 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, M2 है ना, ये अभिलंब की ओर झुक गई है, मतलब इसको, ये आपतित किरण है। अब देखो ना, तुमको देखने से पता चलेगा कि इसका सीधा रास्ता कौन सा है, ये है। अब हम ज़्यादा बनाएंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ठीक से इसको बना नहीं रहे हैं, डॉट डॉट से समझा रहे हैं कि ये देखो इसका सीधा रास्ता, यदि सीधी रास्ते में जाती तो इसका सीधा रास्ता ये था है ना, लेकिन यहाँ ना जाकर ये देखो अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक गई है ये। अब इसको यहाँ पर इसको P नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगी अपवर्तित किरण, ये क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी, क्योंकि अपवर्तित हुई है। मतलब अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना, अपने रास्ते से रास्ता बदलकर झुक जाना, मुड़ना, मतलब मुड़ जाना, चाहे वो झुके या दूर हटे है ना। प्रकाश के मुड़ने को, रास्ता बदलने को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं है ना। तो ये अपवर्तित किरण है। ठीक, अब फिर यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं, एक लंब यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लंब डाल दिया। अब इसका नाम दे देते हैं N1 N2। ठीक है, तो अब इसका फिर सीधा रास्ता कौन सा था, ये था ना, ये था, लेकिन यहाँ ना जाकर ये दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, अब इसको हम CD नाम दे देते हैं, CD। ये है क्या, AB है ना, AB नाम है, और इसको CD नाम दे देते हैं। मतलब ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये निर्गत किरण है। निर्गत यानी निकलने वाली, बाहर निकल गई है, बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण, तो ये निर्गत किरण हुई। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक रही है, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और सघन से विरल माध्यम में जा रही है, यहाँ पे हवा में आ रही है, सघन से विरल माध्यम में है ना, तो ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट रही है। अब ये क्या है, ये तो इतना तुमको समझ में आ गया है ना। ये हुई क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है ना, और ये हुई निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है, ये निर्गत किरण हुई। तो अब इसमें ये कोण जो है, मतलब ये यहाँ से ये जो है अपवर्तित किरण है, अब कांच से जब हवा में जा रही है तो ये आपतित हो जाएगी, आपतित कहलाएगी ना ये, है ना। अब इसमें आपतित किरण AB और M1 AB आपतित किरण है, और M1 M2 ये लंब के बीच ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, कोण बन रहा है, यानी AOM, ये कोण M1 AOM1, ये कोण बन रहा है ना। तो ये कोण जो है ये आपतन कोण कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, ये आपतन कोण।
ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद